जोहार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल @कुमार विष्णु 11-12 में स्वागत है। जैसा मैंने पिछले वीडियो कंटेंट में कहा था कि अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो कंटेंट हमारा होगा उसमें हम लोग झारखंड बोर्ड जो एग्जाम होने वाली है 2025 में उसके 5 अंकों वाले प्रश्नों पर हम लोग वीडियो कंटेंट बनाएंगे या उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जेक द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है क्लास 10th की, उसके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं 5 अंकों वाले प्रश्न कितने आते हैं या कितने आते हैं, आप लोगों को उसमें से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, कितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 5 अंकों वाले प्रश्न, सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो 2022 का जो एग्जाम हुआ, 2022 में जो परीक्षा हुई, उसमें 5 अंकों वाले कुल 5 प्रश्न थे और इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है। और ये पैटर्न जो लागू हुआ, ये पैटर्न 2021 के बाद हुआ। 2021 में तो परीक्षा ही नहीं आयोजित की गई थी, तो उसके बाद जो भी एग्जाम हुआ उसमें ये पैटर्न लागू किया 2022 और 23 के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं 2022 में किन किन पार्ट से ये 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे। जिसमें से पहला जो क्वेश्चन था, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 में है, या हम कह सकते हैं कि ये 9वां पार्ट है जो हमारे एनसीईआरटी गणित की किताब में है, क्लास 10 के। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो था 5 अंक का 2022 में, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था 2022 में, वो एक ही पार्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पार्ट से लिया गया था। और इसके बाद जो चौथा और 5वां क्वेश्चन था, चौथा और 5वां क्वेश्चन जो लिया गया था 2022 में, वो सांख्यिकी लेसन से लिया गया था। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 2022 में जो प्रश्नों को पूछने का पैटर्न था, या हम कहें कि ये पैटर्न नहीं है, ये जब कोरोना या लॉकडाउन के बाद जब नया पैटर्न से एग्जाम सरकार लेने की इच्छा हुई सरकार को, तो उन्होंने आनन फानन में जैसे तैसे विदाउट मॉडल क्वेश्चन पेपर उन्होंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया। ये चैप्टर से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप कहिए कि एक तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपका एक ही लेसन से पूछा जा रहा है, फिर 2 क्वेश्चन एक ही लेसन से पूछा जा रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है।
हमारे पास 5 क्वेश्चन है और 5 ऑप्शन या 5 चैप्टर होने ही चाहिए, और उनमें से किसी 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहा जाए तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 3 ही लेसन दिए गए और उसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिए गए। तो खैर, अब हम लोग आगे देखते हैं कि 2023 और 2024 में किन किन पार्ट से और किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम लोग देखते हैं कि 2023 में 5 अंकों वाले प्रश्न जो आए पूछे गए थे वो किन किन पार्ट से लिए गए थे। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में वो द्विघात समीकरण से लिया गया था। दूसरा क्वेश्चन जो था वो त्रिभुज लेसन से लिया गया था। तीसरा क्वेश्चन था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पाठ से, और चौथा क्वेश्चन था पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, और अंतिम जो 5वां प्रश्न था वो था सांख्यिकी से। तो इस तरह से 2023 में 5 पार्ट दिए गए और इन 5 पार्ट से एक एक क्वेश्चन लिया गया और इनमें से किसी 3 क्वेश्चन को आपको हल करना था। तो ये पैटर्न था 2023 का। अब हम लोग देखते हैं कि 2024 का जो पैटर्न था वो किस प्रकार का था। दो 2024 में थोड़ा सा पैटर्न जो है 5 अंकों वाले प्रश्नों को पूछने का वो चेंज हो गया। तो किस प्रकार से चेंज हो गया, यहां पर अब प्रश्नों की संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। यानी अब 6 क्वेश्चन पूछे जाने लगे और जिनमें से आपको कितने प्रश्नों का हल करना था, 4 प्रश्नों का हल करना होता है। अब जो पाठ है कमोबेश 2023 और 2024 में कोई फर्क नहीं है। जिस प्रकार से 2023 में ये 5 पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए, सेम एज 2024 में भी पूछे गए। यानी जो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका वो द्विघात समीकरण से ही था। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया वो त्रिभुज से ही था। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से ही था। चौथा जो प्रश्न पूछा गया वो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से था। और 5वां जो प्रश्न था वो सांख्यिकी से था। सिर्फ एक क्वेश्चन यहां पे ऐड हुआ, छठा क्वेश्चन, और छठा क्वेश्चन जो पूछा गया वो भी सांख्यिकी का ही था। तो ये सब बताने का मेरा जो मकसद है, आपको पैटर्न बताना है कि किस तरह से अगर हम लोग इस पैटर्न के तहत पढ़ाई करेंगे तो हम लोग 100% मार्क्स ला सकते हैं या फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि किस किस लेसन से प्रश्न पूछे गए थे, उसका पैटर्न क्या था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रश्न का कौन कौन आए थे या प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, 5 अंकों वाले प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि किन किन पार्ट से और किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पार्ट मैंने डिस्कस किया कि 5 पार्ट हैं जिनसे आपको 5 अंकों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उन 5 पार्ट से जो 5 अंक का प्रश्न है वो किस प्रकार का पूछा जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से हमें इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा कि द्विघात समीकरण का विविक्तीकर, मूलों की प्रकृति
और मूल ज्ञात करना। मीन्स कि आपके पास प्रश्न में एक द्विघात समीकरण दिया रहेगा और उस द्विघात समीकरण का आपको विविक्तिकर ज्ञात करना है, मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है और उसके मूल ज्ञात करने हैं। तो हम लोग एक एक करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। अभी सिर्फ आपको यह देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो त्रिभुज है, चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर से हमें आपको प्रमेय देखने को मिलेंगे, थ्योरम देखने को मिलेंगे और ये थ्योरम भी सिलेक्टेड है, चुने हुए हैं कि आपको बस 5 या 6 थ्योरम टोटल हैं, उन्हीं थ्योरम्स को देखना है। वही प्रश्न बार बार रिपीट किए जाते हैं। नंबर 3, प्रश्नावली 9.1 और उसके उदाहरण। ये जो चैप्टर नंबर 9 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम लोग ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। तो इस पार्ट से इसमें मुझे लगता है एक ही एक्सरसाइज है 9.1। तो उसमें जितने भी प्रश्न हैं और साथ साथ उसके पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखना है। नंबर 4, शंकु का छिन्नक। ये जो टॉपिक है शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ द कोन, ये आपका लेसन नंबर 13 का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पाठ का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पाठ का। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्यूब है, क्यूबॉइड है, आपके सिलेंडर है, कोन है। तो इसीलिए ये जो बताने का मेरा उद्देश्य था कि आपको एग्जैक्ट टॉपिक को देखना है। आप अगर 5 मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, 5 अंकों वाले प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक है, कैसा प्रश्न है जो पूछा जाएगा या पूछा जाता है, तो आपको उससे क्या होगा, बेनिफिट ही मिलेगा, लॉस तो होगा नहीं। और हम लोग इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप उन प्रश्नों को मेरे वीडियो को देखते हुए आप भी उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आपको 20 मार्क्स में से 20 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो शंकु का छिन्नक जो इसमें हम लोगों का एक एक्सरसाइज है, शंकु का छिन्नक के लिए एक अलग से एक एक्सरसाइज दिया गया है, अभ्यास दिया हुआ है। तो उसमें आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, शंकु का छिन्नक में मुश्किल से एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन है और उसके एग्जाम्पल 3 या 4 एग्जाम्पल है, यानी टोटल 9 क्वेश्चन। तो बस आपको इन 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना है और 5 मार्क्स लेके आना है। लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है वो है सांख्यिकी पाठ का मीन, मोड एंड मीडियन। मीन जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। मोड जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और मीडियन, माध्य। अब इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मीन, मोड एंड मीडियन, वो है आपका मीडियन। मोड इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मोड जो चैप्टर है इसका मैक्सिमम क्वेश्चन आपको क्लास 8 में देखने को मिलते हैं और क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें या तो मीन पूछा जाता है या मीडियन पूछा जाता है। मीन्स आपको माध्य पूछा जाता है या माध्यक पूछा जाता है। और ये जो चैप्टर है सांख्यिकी, इसमें हम लोगों को मीन, मोड, मीडियन का एक ही प्रकार के डाटा का देखना है, ग्रुप डाटा का। अनग्रुप डाटा का इसमें हम लोगों को ना मीन निकालने के लिए सीखना है, ना मोड निकालने के लिए, ना मीडियन निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा लेसन क्लास 10 का जो मैथ है वो ग्रुप डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। अनग्रुप डाटा के ऊपर आपको 9 क्लास में देखने को मिलेंगे, हो सकता है 8 क्लास में देखने को मिलेंगे, उसमें रेंज मिलेंगे आपको, हाईएस्ट मार्क, लोएस्ट मार्क, इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या देखना होता है मीन, मोड, मीडियन में? हम लोगों को देखना है कि मीन अनग्रुप डाटा,
ग्रुप डाटा का मीन मोड मीडियन, एंड साथ में एक चौथा टॉपिक इसमें आता है हम लोगों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। संचयी बारंबारता टेबल सारणी, संचयी बारंबारता सारणी का ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में उसको कैसे बनाएंगे या कैसे दिखाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाएंगे, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को देखना रहता है। तो ये तो हो गए हमारे 5 अंकों वाले प्रश्नों के प्रकार के, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस किस पार्ट से लिए जाते हैं। तो यहां तक तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम लोग इसका तैयारी किस प्रकार से करेंगे या हमें किस प्रकार से तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है, शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इन 5 पार्ट में से 5 टॉपिक हम लोगों ने लिया। अब एक एक करके हम लोग सभी टॉपिक्स का क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न या कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण जो है उससे जो पहला प्रश्न पूछा जाता है 5 अंक का, वो किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो उस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, उसको हल करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए। द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, जैसे आपका ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उन पर बेस्ड बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ का इंग्लिश वर्ड भी अगर आपको जानकारी हो जाए तो आगे चल करके वो आपको बेनिफिट्स देंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ कुछ वर्ड का हम लोग इंग्लिश वर्ड भी यूज करते जाएंगे या सभी का यूज करते जाएंगे। इंग्लिश हिंदी हम लोग दोनों मीडियम से देखते जाएंगे। द्विघात समीकरण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो सबसे बेसिक चीज है इसमें हम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन को, प्रश्न को हम लोग सोल्व करने के लिए जो जो चीजें बेसिक हम लोगों को चाहिए सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे, ना कि पूरे चैप्टर पर। तो सबसे पहला हम लोगों को जो चाहिए वो चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। The standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप हम लोग क्या लिखते हैं, ax square plus bx plus c equal to 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 30 मार्क्स के, उसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको भी लर्न करके रखना है। और आपको 5 अंकों वाले प्रश्न में तो ये आपको 100% है कि ये आपको सॉल्व करने टाइम आपको यूज करना ही पड़ेगा। अब ए, बी और सी क्या है यहां पर, तो ए है एक्स स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना है कि द्विघात समीकरण होते क्या है। तो द्विघात समीकरण से बस आपको सिंपल सा समझना है कि ऐसा समीकरण जिसमें कोई भी चर जो होता है, वेरिएबल जो होता है, जैसे वेरिएबल में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, अल्फाबेट का A to Z, बस वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ होना चाहिए इक्वेशन में। बस ये A, B और C जो है ये भी स्मॉल लेटर्स हैं, तो आपको वो नहीं समझना है कि वो भी आपका वेरिएबल है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल क्या है, तो एक्स वेरिएबल है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, चर। तो इस चर का जो कोफिशिएंट होता है, जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, ए है, एक्स का गुणांक कितना है, बी है। तो ये जो एक्स और एक्स स्क्वायर और एक्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, चर है, तो उनका गुणांक हो गया ए और बी। और ये जो सी है, जहां पर हम लोगों को चर दिखाई नहीं पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म, उसको हम लोग कहते हैं स्थिर पद। तो ए बी एंड सी जो है यहाँ पर हम लोगों का क्या है, वेरिएबल नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप। अब दूसरी चीज हमें जो 5 अंकों वाले प्रश्न को हल करते समय जरूरत पड़ेगी, वो दूसरी चीज है विविक्तिकर, क्योंकि वही ज्ञात करना होता है द्विघात समीकरण का विविक्तिकर। विविक्तिकर को हम लोग अलग से टॉपिक में देखते हैं। विविक्तिकर, विविक्तिकर को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और इसको, इसके कैपिटल लेटर जो फर्स्ट अक्षर है डी, उसी से इसको सूचित भी किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हम लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है द्विघात समीकरण का, उसी से हम लोग लेते हैं फॉर्मूला। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पे हम लोगों को 3 अल्फाबेट लेना पड़ा, ए बी एंड सी। तो जो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किए थे, ए बी और सी, स्टैंडर्ड फॉर्म को यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या था, द्विघात समीकरण का मानक रूप था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो यहां पर ये ए बी एंड सी, इन तीनों का मान, इन तीनों का वैल्यू को हम लोग यहां पर रखेंगे और इसको हल कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, तो हमारा क्या है, डी का मान हम लोगों का फाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डी का मान ज्ञात करते हैं। जब हमारे पास कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहता है, तो पहला हम लोग विविक्तिकर निकालने के लिए आएगा। तो विविक्तिकर को कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को इस फॉर्मूले से निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अब हमें द्विघात समीकरण का जो नेचर होता है, प्रकृति, उसके जो मूल होते हैं, मूल रूट्स, उसके प्रकृति के बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। रूट्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। तो किसके मूल, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के जो रूट्स होते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे एक, रूट्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। जैसे हम लोग जनरल क्या करते हैं, रूट वाले सब्जी का नाम बताइए या पौधों के नाम बताइए, रूट्स वाले, जड़ वाले, तो आप लोग क्या नाम लेते हैं, मूली, गाजर। तो रूट्स माने मूली, उससे आप याद रखिएगा कि रूट्स को हम लोग क्या कहेंगे, मूल कहेंगे, मूली।
अब ये जो नेचर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का, वो किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पर, विविक्तिकर के ऊपर, कि विविक्तिकर का मान जैसा आएगा उसके मान के अकॉर्डिंग, उसके मान के अनुसार रूट्स का नेचर भी उसी प्रकार से होगा। तो हम लोग एक एक करके डिस्क्रिमिनेंट के मान और उस नेचर ऑफ रूट्स को देखते हैं। वैल्यू ऑफ डी, डी से आपको क्या समझ लेना है? विविक्तिकर। हिंदी में भी लिख ही देते हैं उसको, विविक्तिकर का मान। और इधर हम लोग लिख देते हैं नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। अब डिस्क्रिमिनेंट का मान जो हम लोग निकालेंगे वो तीन प्रकार का आएगा। तीन प्रकार के किस तरह से? एक या तो जीरो के बराबर आएगा, जीरो के समान आएगा, दूसरा जीरो से ज्यादा आएगा, और तीसरा जीरो से कम आएगा। कम आएगा कहने का मतलब कि वो माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इन्हीं तीनों मान के ऊपर द्विघात समीकरण का जो नेचर ऑफ रूट्स है वो डिपेंड करता है। अब किस प्रकार का नेचर होता है उसको भी देख लेते हैं। जब d का मान 0 होगा तब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तब नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा कि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कब? जब d का मान 0 आएगा तब। d का मान 0 आएगा तब क्या होंगे? मूलों की प्रकृति दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। यानी द्विघात यहां पर एक चीज आ रहा है, दो। द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनकी संख्या दो होती है। इसीलिए क्या लिखा गया है या क्या कहा जाता है कि दोनों मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स। कब? जब d का मान 0 होंगे तब। 2 इक्वल रियल रूट्स। नोट भी कर रहे हैं क्या? कर लीजिए। अगेन अब हम लोग देखते हैं d का मान, ये तो 0 हो गया कि 0 बराबर हो, 0 के बराबर आएगा तो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और रियल होंगे। अब अगर d का मान 0 से ज्यादा आ गया, कहने का मतलब d का मान 1 आ गया, 1 भी तो 0 से ज्यादा है ना, तो d का मान 0 से जैसे ही ज्यादा होगा, 1 हो 2 हो या उससे भी ज्यादा हो,
तो उसके मूलों की प्रकृति भी चेंज हो जाएगी। अब मूलों की प्रकृति चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं या होंगे। कब, जब d का मान 0 से ज्यादा होगा तब। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो ये हमारा सेकेंड नेचर ऑफ रूट्स था। जब d का मान 0 के बराबर होगा तो उसके जो रूट्स होंगे या मूल होंगे वो बराबर होंगे, यानी दोनों बराबर कहने का मतलब दोनों का मान जो होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, बराबर। और जब d का मान 0 से ज्यादा होगा, 1 2 3 4 ऐसा कुछ मान आ जाएगा, तब उसमें मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कहने का मतलब हुआ कि जो दो मूल ज्ञात करेंगे या जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। हो सकता है एक 4 आ जाए, एक 5 आ जाए, इस तरह से उसके मूल का नेचर हो जाएगा।